So we had done last time, we had done blood groups के, है ना? हमने बात की थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में, देन RH फैक्टर के बारे में, ब्लड डोनर एंड रिसिपिएंट कंपैटिबिलिटी के बारे में। ठीक है जी। तो अब बेटा एक चीज आ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? हाँ जी कृषा, यूनिवर्सल ब्लड डोनर। कृषा, यस मैम। विच इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड डोनर है? मैम ओ पॉजिटिव। इज इट ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव? क्या ओ पॉजिटिव जो है किसी नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है? यस मैम। बेटा पॉजिटिव वाला देखो, नेगेटिव जो है वो रिसिपिएंट है और डोनर जो है वो पॉजिटिव। इसमें तो पॉजिटिव फैक्टर है ही नहीं, RH फैक्टर ही नहीं है। इसमें तो एंटीबॉडीज है अगेंस्ट RH फैक्टर की। ये जब ब्लड जो है इसको देगा तो क्या इसके आरबीसी पे जो RH फैक्टर है वो इसको किल नहीं करेगा? यस और नो कृषा? यस मैम। तो कौन सा यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा हुआ? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, नेगेटिव वाला, क्योंकि उसके पास RH फैक्टर नहीं है। वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट सरगम क्या है बेटा? मैम AB पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है। ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज O नेगेटिव एंड यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट इज AB पॉजिटिव। ठीक है जी, इज इट ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा RH incompatibility। In RH negative mother and RH positive fetus। अब क्या है बेटा, ये समझो जरा। कि अगर मदर कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, मदर इज A नेगेटिव, fetus B पॉजिटिव। ठीक है, ड्यूरिंग, ध्यान से देखना है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी नो इफेक्ट,
एज, ध्यान से पहले लिखना, बाद में पहले समझना है। सब अपनी पेंसिल कॉपी छोड़ के पहले ध्यान से अपने फोन या पीसी की स्क्रीन पे देखो। नो इफेक्ट एज maternal and fetal blood do not come in contact with each other. बेटा पूरी प्रेगनेंसी पे मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, उनमें एक बैरियर होता है। फीटल से वेस्ट जो है वो मदर में डिफ्यूज करता है थ्रू दैट बैरियर, और मदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स गैसेस डिफ्यूज करते हैं फीटस के ब्लड में। दे डू नॉट मिक्स। अब बात आप करेंगे कि सेकंड प्रेगनेंसी में भी तो मिक्स नहीं होते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, ध्यान से समझो पहले फिर लिखना है। ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है बेटा, इट्स, या हम कहेंगे द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड आपने देखी होगी बेटा, छोटा सा बच्चा है, उसकी जो नेवल है उसके ऊपर छोटी सी कॉर्ड होती है न्यू बॉर्न के, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो सूख के खुद ही खत्म हो जाती है। बट पहले जब वो बॉर्न होता है तो उसके ऊपर छोटी सी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना? ड्यूरिंग डिलीवरी द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस या न्यूबॉर्न इज कट, और उसमें फीटस की सभी ब्लड वेसल्स होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। सम ऑफ द ब्लड, some of the fetal blood mixes with maternal blood. चलो मिक्स हो गया, मदर की बॉडी में क्या हो गया, एक बी एंटीजन चला गया, एक आरएच एंटीजन चला गया। ठीक है, ध्यान से देखो कि मदर्स बॉडी produces antibodies against antigen B and Rh antigen. Which destroys fetal blood. बेटा थोड़ा सा होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि 1 लीटर 2 लीटर मदर में चला गया, थोड़ा 5 10 15 20 ml गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हो गया, इट हार्डली मैटर। ठीक है, अब बात ये है कि ये एंटीबॉडीज, these antibodies keeps on circulating in mother's blood. ये सर्कुलेट करती रहती हैं ये वाली एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन बी एंड आरएच एंटीजन, ये सर्कुलेट कर रही है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है इसके ऊपर ही, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, इफ सेकेंड प्रेगनेंसी अकर्स, अगर नहीं हुई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ सेकेंड प्रेगनेंसी अकर्स एंड fetuses again B positive, फिर वही है,
देन जो बेटा देन THEN देन जो है ध्यान से देखना है एंटीबॉडीज अगेंस्ट B एंटीजन ड्यू टू लार्ज साइज कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्रॉस ही नहीं कर सकती, ये फीटस में जा ही नहीं सकती। वेयर एज anti-RH antibodies cross placenta and kills fetal RBCs। उनको ये थोड़ी पता है कि ये तो हमारा ही बच्चा है, इसके ब्लड को नहीं खत्म करना ना। उन्हें लगता है, क्या उन्हें पता है क्या नहीं बच्चा हमारा है, बट उन्हें लगता है ये फॉरेन एंटीजन आ गया, RH एंटीजन, खत्म करो हमारी बॉडी को नुकसान ना हो कोई। तो दे क्रॉस, वो छोटे साइज की होती है, जबकि B एंटीजन की जो एंटीबॉडीज है वो बहुत बड़ी बड़ी है, वो नहीं क्रॉस कर सकती। इसलिए फीटस का ब्लड चाहे B है, चाहे O है, चाहे AB है, कोई सा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है तब ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो fetal RBCs due to which fetus either gets killed due to anemia or is born with erythroblastosis। ये डिजीज का नाम है पिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस का मतलब है क्लियर एनीमिया। या तो पहले ही मर जाता है या जब होता है तो उसको स्फीयर एनीमिया है। स्फीयर एनीमिया है मतलब आरबीसीज बहुत कम है, ऑक्सीजन सफिशिएंट पहुंच नहीं पा रही। तो अगर कुछ नहीं किया गया तो बच्चा बर्थ के बाद मर जाता है। तो इस कारण हम क्या करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये नोट करो। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, फिर मैं इसका बताऊंगी कि इलाज क्या है। मैम ये केस नॉर्मली हो जाता है? हाँ 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 बेटा, ये तो देखते हैं, बट अब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर मैम वैसे ये केस पॉसिबल कैसे है? और इसमें ये केस पॉसिबल कैसे है? कैसे है मतलब लाइक अगर मदर पॉजिटिव है तो फीटस का ब्लड नेगेटिव कैसे आ सकता है? नहीं, पहले तो यहाँ पे मदर नेगेटिव है, फीटस पॉजिटिव। हाँ, उल्टा बोल गई मैं। क्योंकि जेनेटिकली डिसाइडेड है, फादर का भी तो कोई रोल है ना बेटा यहाँ पे। ओके यहाँ पे फादर पॉजिटिव होगा। ओके। तो बेटा क्योर क्या है या ट्रीटमेंट क्या है इसका? ठीक है, लिखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो ट्रीटमेंट है बेटा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, है ना, जैसे ही बच्चा बाहर आया साथ ही मदर को anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दिया, ताकि जो थोड़ी सी भी एंटीबॉडीज बनी है वो डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ट्रीटमेंट में फर्स्ट लिखिए एन इंजेक्शन ऑफ रोगम, इसका नाम होता है रोगम।
that is anti-Rh antibodies are injected in Rh negative mother immediately after first pregnancy. These anti-Rh antibodies surrounds and then destroys them. So that there are no anti-Rh, or you can say there are no हम कहेंगे रोगम, that is anti that is no Rh antibodies are present in the blood. During second pregnancy. ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी RH एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट ही ना हो, और अगर होगी नहीं तो फीटस को इफेक्ट नहीं करेगी. ठीक है, ये लिखो. और फिर एक सेकेंड पॉइंट और लिखना. सेकेंड है, if no injection is given to mother, if no injection is given to mother after first pregnancy, and the second child is born with, and the second child born is suffering from erythroblastosis fetalis, then the newborn is treated by, by transfusion of Rh negative blood for about 3 months by replacing its Rh positive blood. तो हम क्या करते हैं बेटा, उस बच्चे का एक तरफ से सारा ब्लड निकाल देते हैं पॉजिटिव वाला, और दूसरी तरफ से उसको नेगेटिव ब्लड डालते रहते हैं, ताकि उसमें जो RH एंटीबॉडीज है वो नेगेटिव ब्लड को तो कुछ कर नहीं पाएंगे.
तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते जाए, उनका आरबीसी मरे ना। तो 3 महीने तक, बिकॉज दिस इज बिकॉज RH antibodies survive in fetal blood for 3 months. For 3 months after birth. बर्थ के 3 महीने तक ये एंटीबॉडीज उसके ब्लड में रहती है, और उन 3 महीनों में हम उसका पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव से रिप्लेस करते, ठीक है। और 3 महीने बाद जब ये एंटीबॉडीज भी खत्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे बच्चे का अपना ब्लड बनना शुरू हो जाएगा और फिर बच्चा ठीक ठाक ग्रो करेगा। इज इट राइट? तो पहला है प्रिकॉशनरी और दूसरा है बच्चे का ट्रीटमेंट, बीमारी का ट्रीटमेंट। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है जी, एवरीबॉडी क्लियर? हाँ जी बेटा। मैम जब लाइक उसका खुद का ब्लड बनेगा सो वो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव? बेटा पॉजिटिव, उसका तो ब्लड में जो जेनेटिक्स है वो तो पॉजिटिव के लिए ही है ना बेटे। एंड मैम अगर लाइक वो जो इंजेक्शन है वो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी दे तो पूरा इफेक्ट होता है? बेटा पता क्या, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी दे देंगे तो तब तक तो उसकी फैक्ट्री, मदर की फैक्ट्री खुल चुकी है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो वो तो ढेर सारी एंटीबॉडीज बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। ये तो हमें शुरू में ही रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है जी। यस मैम। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हम ठीक करें, इमीडिएटली दिस आरएच सराउंड्स एंड देन डिस्ट्रॉयज देम। डिस्ट्रॉय यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करो, डिस्ट्रॉयज यहाँ पे, बाकी आप मत सारा रब करना, आप देखना कहाँ पे, सराउंड्स एंड देन डिस्ट्रॉयज RH एंटीजन करो बेटा, एंटीबॉडी नहीं, RH एंटीजन coming in mother's blood from fetus, so that mother cannot produce RH antibody. Is it okay? तो ये ध्यान से ये कि क्या कवर करता है, RH एंटीजन को कवर करते हैं। तो जब RH एंटीजन ही नहीं रहेगा तो एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी। इज इट ओके? ठीक है Yes, सर, ma'am. ये कर लो। देखो जरा 2 मिनट देखो कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, और फिर हम आगे चलते हैं WBCs की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। तो दिस इज, ये जो भी हमने किया दैट इज अबाउट RBC, ठीक है। मैंने बताया था आपको, इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBC एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC, इनके लिए हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस एंड एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBCs अबव नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से ज्यादा
तो एरिथ्रोसाइटोसिस, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज बिलो नॉर्मल, दैट इज एरिथ्रोसाइटोपेनिया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा WBCs या फिर ल्यूकोसाइट. These are colorless, due to absence of respiratory pigment. These are colorless due to absence of respiratory pigment. WBCs जो है इनका डिफरेंट टाइप्स है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ WBCs. एक टाइप के WBCs है जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. दे आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसाइट्स. इनमें साइटोप्लाज्म हैज ग्रेन्यूल्स. और दूसरे आ जाते हैं बेटा A granulocytes, no granules are present. इनमें granules नहीं. ये फर्दर 3 टाइप के हैं. एसिडोफाइल्स, जिनका और क्या नाम है, इओजिनोफाइल्स. एसिडोफाइल्स या इओजिनोफाइल्स. तो इसमें लिखो दे हैव एसिडिक ग्रेन्यूल्स. They have acidic granules which are stained by, which can be stained by acidic dyes, which can be stained by acidic dyes such as eosin, such as eosin. Next आ जाता है बेटा बेसोफाइल, which can be stained by stained by acidic dye, DYE, या acidic stain, STAIN, acidic stain eosin. ठीक है जी. उसके बाद है सेकंड आ जाता है बेसोफाइल्स. Basophils, these are stained with basic dye या basic stain such as methylene blue. याद रखो eosinophils eosin, बेसोफाइल्स ब्लू से याद रखोगे तो मिथाइलिन ब्लू याद रहेगा. दे कैन बी स्टेन्ड बाय द बेसिक स्टेन मिथाइलिन ब्लू. उसके बाद है न्यूट्रोफाइल्स. Neutrophils, they have neutral granules. They have neutral granules. These can be stained by both acidic as well as basic stain. These can be stained by both acidic as well as basic stains. एसिडोफाइल्स के नीचे लिखना. अभी हम पहले तीनों की बात करें. एसिडोफाइल्स में जो बेटा न्यूक्लियस है, दिस इज एसिडोफाइल.
बायलोब्ड न्यूक्लियस, एक ये। एसिडोफाइल्स हैव बायलोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफाइल्स हैव ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। नीचे डायग्राम बनाते जाओ। बेसोफाइल्स हैव ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस and neutrophils have multi-lobed nucleus. Neutrophils have multi-lobed nucleus. मैम Multi-lobed nucleus. नेक्स्ट आ जाइए, एसिडोफाइल्स प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। एसिडोफाइल्स प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। दे आर, एसिडोफाइल्स के नीचे ही लिखना, दे आर नॉन फैगोसिटिक। They are non-phagocytic। बेटा कॉपी के ऊपर या कहीं नीचे एक बॉक्स में लिखना कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है बच्चे। फैगोसाइटोसिस होता है बेटा किसी को पकड़कर खा जाना, ट्रैपिंग and digesting foreign organisms or cells. That is phagocytosis. But eosinophiles जो है, they are non-phagocytic. ठीक है, और क्या काम है? They mainly play role in allergic reactions. नेक्स्ट है बेसोफाइल्स। बेसोफाइल secrete chemicals such as histamine, serotonin and heparin. Basophiles, they secrete chemicals such as histamine, serotonin and heparin. हिस्टामिन का क्या फंक्शन है बेटा? इट इज vasodilator. Histamine is vasodilator. They dilate blood vessels. Mainly secreted. It is mainly secreted during allergic reaction. बेटा कहीं स्किन में एलर्जी हो जाए तो वहां पे रेडनेस हो जाती है ना। क्यों हो जाती है रेडनेस? क्योंकि वहां की ब्लड वेसल्स खुल गई, बहुत सारा ब्लड उसमें फ्लो हो गया तो वो रेड हो गया। ऊपर से जब बहुत सारा ब्लड उसमें फ्लो हुआ तो कुछ उसमें से बाहर भी आया एज लिम्फ, इसलिए वहां पे लिम्फ भी इकट्ठा हो गया, इसलिए वहां पे स्वेलिंग भी होगी। ठीक है, तो हिस्टामिन acts as vasodilator which dilates, broadens the blood vessels,
in the region of allergies. In the region of allergies. मैम मेनली से क्या था? They mainly during allergic reactions. It is secreted mainly during allergic reactions in the region of injury. In the region of allergy, not injury, in the region of allergy. उसके बाद है serotonin. It is vasoconstrictor. Dilation का opposite है constriction. Serotonin, a vasoconstrictor, which constricts blood vessels when the allergy is overcome. When allergy is overcome. Heparin. Heparin is blood anticoagulant. In the body. बॉडी में ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता. बेटा अंदर ब्लड कोएगुलेशन हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी. So it acts as blood anticoagulant inside the body. This is heparin. ठीक है, तो नीचे एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिए. बेसोफिल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. बेसोफिल्स play important role during inflammatory reactions. They play important role during inflammatory reactions. Inflammatory reactions का मतलब होता है मीन्स कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, कुछ भी ब्रैकेट में लिख लो. ड्यूरिंग इन्फेक्शंस और एलर्जी. उसके बाद न्यूट्रोफाइल्स. न्यूट्रोफाइल्स आर स्ट्रॉन्गली फैगोसिटिक. Neutrophils are strongly phagocytic. ठीक है, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को? बाय फैगोसाइटोसिस. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. न्यूट्रोफाइल्स के अंदर लिखना दीज आर मोस्ट अबंडेंट. दीज आर most abundant, which form about 60 to 65% of WBCs. Neutrophils are most abundant and form about 60 to 65% of WBCs. सबसे बड़े और न्यूट्रोफाइल्स में भी एक और पॉइंट लिख लो. दीज आर द स्मॉलेस्ट WBCs. साइज सबसे छोटा है. न्यूट्रोफाइल्स आर स्मॉलेस्ट WBCs. नेक्स्ट है बेसोफाइल्स. बेसोफाइल्स आर लीस्ट इन नंबर. सबसे अबंडेंट है न्यूट्रोफाइल्स. बेसोफाइल्स आर लीस्ट इन नंबर, LEAST, and they form about 0.5 to 1% of WBC.
0.5 to 1% of WBC. और acidophiles, they form 2 to 3% of WBC. They form 2 to 3% of WBC. ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट्स बेटा दो टाइप के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। These are of two types, monocytes and lymphocytes. जो मोनोसाइट्स है बेटा लार्जेस्ट WBCs है, having kidney shaped nucleus. Largest WBC with kidney shaped nucleus. Lymphocytes are small in size with oval nucleus. Lymphocytes are small in size with oval nucleus. Monocytes जो है बेटा, these are strong phagocytes. ये बहुत strong phagocytes है. They form about 6 to 8% of WBC. They form 6 to 8% of WBC. Lymphocytes मैं अभी बताऊंगी आगे का. They form about 25 to 30% of WBCs. जो lymphocytes है बेटा, एक और पॉइंट लिख लेना इन दोनों के डिफरेंस में. मोनोसाइट्स आर मोटाइल. Monocytes are motile, whereas lymphocytes, these are non-motile. एक मिनट बेटा, मैंने ये उल्टा लिखवा दिया, सॉरी. मोनोसाइट्स आर, ये मैंने क्या लिखा है? मोनोसाइट्स आर मोटाइल, लिम्फोसाइट्स आर नॉन मोटाइल, ये लिखा है ना? यस मैम. हाँ नहीं, ये तो ठीक है. मोनोसाइट्स आर मोटाइल whereas lymphocytes are non-motile and non-phagocytic. ठीक है. उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स है बेटा, वो दो टाइप के हैं. बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. इनके बारे में, इनके डिफरेंसेस, ये सब हम, ये आपके +2 में है, इसलिए मैं अभी नहीं करवाऊंगी बेटा. ठीक है. बी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे सिर्फ अब हम एक पॉइंट लिखिए कि एसिडोफाइल्स
basophils, neutrophils, and monocytes. They provide innate or by birth immunity. बाय बर्थ इम्यूनिटी का क्या मतलब है बेटा कि जो डिजीजेस डॉग्स को कैट्स को, आजकल तो वैसे जो वायरस ट्रांसफर हो गया दैट इज ए सेपरेट इशू, अदरवाइज जो डिजीजेस उनके टिपिकल डिजीजेस है वो ह्यूमंस को नहीं हो सकते. ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? ड्यू टू इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, वेयर एज लिम्फोसाइट्स दे प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ. ये चारों जो है दे प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी, whereas lymphocytes provide acquired immunity, which is acquired after birth. तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि भाई क्या WBCs का क्या काम है. Thus WBCs form defense system of our body. Thus WBCs form defense system of our body, which protect our body from various diseases. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा. The lifespan of WBCs is variable. The lifespan of WBCs is variable. Is Variable बहुत अलग अलग है. The lifespan of granulocytes is about 4 to 5 days. Monocytes 10 to 20 days. Whereas the life of lymphocytes may range from few days up to months or up to years. ग्रेन्युलोसाइट्स की मैंने बताया 5 से 6 दिन, मोनोसाइट्स की 10 से 20 घंटे, और लिम्फोसाइट्स फ्रॉम few days to few weeks to few months or up to many years. ठीक है जी. The number of WBCs are less than RBCs. The number of WBCs are less than RBCs. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स. और थ्रोम्बोसाइट्स. बेटा एक और WBCs में लिख लेना. Increase in number of WBCs above normal is thrombocytosis.
increase in number of WBCs above normal is called as leukocytosis. Is called as leukocytosis. If the number of WBCs is below normal, if the number of WBCs is below normal, it is called as leukocytopenia. Leukocytopenia. नेक्स्ट हमने कहा है ब्लड प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है ये, पहले ध्यान से सुनो। ये बेटा बोन मैरो के बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, उनकी नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स है। मतलब ब्लड प्लेटलेट्स में भी ये छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स है और उनमें न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या है इसमें, इसमें साइटोप्लाज्म है और इसमें कुछ ऑर्गेनेलिस भी है, बट नो न्यूक्लियस। ठीक है कि नहीं? So these are blood platelets. Their size is smallest, smaller than WBC. ठीक है, इनका साइज सबसे, तीनों टाइप के ब्लड सेल्स में सबसे छोटा साइज किसका है, ब्लड प्लेटलेट्स का। दे आर लेस इन नंबर देन आरबीसी, क्योंकि आरबीसी तो सबसे ज्यादा है, उनसे कम है, बट WBC से इनका नंबर ज्यादा होता है। और क्या फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में, कैसे, वो मैं बताऊंगी। तो ब्लड प्लेटलेट्स लिख लो। These are non-nucleated fragments of, these are non-nucleated fragments of large cells of bone marrow called as megakaryocytes. Called as megakaryocytes. These are small fragments having some cytoplasm and few organelles. And few organelles. इनके पास बहुत थोड़ी सी ऑर्गेनेल्स है। They lack nucleus. They have, you can say they have smallest size among blood cells. सबसे छोटे होते हैं। They are less in number than WBCs, than RBCs, but more than WBCs. These are less than RBCs and are more than WBCs. तकरीबन इनका नंबर कितना है, 150,000, 1,50,000 up to 3 lakh, 1,50,000 up to 3 lakh per millimeter cube of blood.
इतने ब्लड में इतने प्लेटलेट्स आपको मिल जाएंगे। 1,50,000 अप टू 3 लाख या 3,50,000 कर लो, इतना कर लो, इतने रेंज है। 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और क्या फंक्शन है इनका बेटा? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द इंजर्ड ब्लड वेसल। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द इंजर्ड ब्लड वेसल। To prevent loss of blood. To prevent loss of blood. वही सेम टर्म्स है बेटा, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कि अगर इफ देयर नंबर इज मोर देन नॉर्मल, thrombocytosis, less than normal, thrombocytopenia. If their number is more than normal, thrombocytosis, number less than normal, thrombocytopenia. उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा? जहां पे ब्लड वेसल में इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुए? इंजरी, इंजरी से एक तो इंजर्ड या हम कहते हैं ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू, ठीक है। एक तो आ जाता है जहां पे इंजरी हुई है वहां पे क्या हुआ है? ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू। ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू का क्या मतलब है? दैट इज इंजर्ड टिश्यू। ये क्या करता है? रिलीजेस एक केमिकल है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद अनदर इज ब्लड प्लेटलेट्स। दे secrete platelet factor 3. They release platelet factor 3 और हम इसको और क्या बोल देते हैं बेटा? दैट इज प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कह देते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलो इधर से एक आ गया प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा आ गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दोनों मतलब है तो एक ही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा किससे मिला? कैल्शियम आयंस और कुछ प्रोटीन से। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनसे फ्यूज करके इसने क्या बनाया? एंजाइम बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम।
इसका एक दूसरा नाम भी है, प्रोथ्रोम्बिनेज। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, दे कंबाइन विद कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन से, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स। अभी मैं बताऊंगी कि देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स सिक्रीटेड बाय प्लेटलेट्स, ठीक है। उनसे फ्यूज करके, उनके साथ रिएक्ट करके ये एक्टिव एंजाइम बनाया थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। इसने क्या किया बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रोटीन है, into active protein thrombin। और थ्रोम्बिन ने क्या किया बेटा, फिब्रिनोजन, अगेन एक प्रोटीन है, उसको चेंज किया फिब्रिन में। और आपको पता है बेटा कि क्या होता है कि जहां पे भी चोट लगती है, कहीं होता है, उसके ऊपर एक खुंड सा जम जाता है ब्राउन से कलर का। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द फिब्रिन। वो बंद कर देता है, सील कर देता है इंजर्ड ब्लड वेसल, ठीक है। पहले ये बना लो, फिर मैं तुम्हें लिखवाती हूँ। सबने बना लिया बेटा? यस मैम। तो यहाँ पे बेटा पहला पॉइंट लिखिए, ब्लड क्लॉटिंग इज ए फिनोमिना। ब्लड क्लॉटिंग इज ए फिनोमिना which helps in stopping of blood flow, which helps in stopping of blood flow at the injured regions, at the injured regions। It occurs with the help of blood platelets. It occurs with the help of blood platelets, comma 13 blood clotting factors, 13 blood clotting factors, comma clotting proteins, clotting proteins, ब्रैकेट में कर लो, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, along with calcium ions and vitamin K, calcium ions and vitamin K। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। आप यहाँ पे पूछोगे कि कैल्शियम तो हमें दिख रहा है, विटामिन के तो हमें कहीं नजर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। क्योंकि अगर विटामिन के नहीं तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं, प्रोथ्रोम्बिन नहीं तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर लेगा, आगे कुछ होगा ही नहीं। विटामिन के इज रिक्वायर्ड for synthesis of prothrombin। ठीक है जी।
नेक्स्ट पॉइंट कीजिए. At the site of injury, at the site of injury of a tissue, blood vessel also gets injured. Blood vessels gets injured and blood starts oozing out. Blood starts oozing out from the injured area. The injured tissue attract blood platelets. The injured tissue attract blood platelets, which accumulates at the site of injury and starts plugging it. उसको plug करना शुरू कर देते हैं. Starts plugging the injured area. Next point है the injured tissue as well as blood platelets. The injured tissue as well as blood platelets secrete a chemical thromboplastin. Secretes a chemical thromboplastin. Which combines with calcium and proteins. ब्रैकेट में लिख लो clotting factors. Which combines with calcium and proteins to form enzyme thrombokinase. To form enzyme thrombokinase. मैम हाँ जी. मैम लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दो. Thromboplastin combines with calcium and proteins to form thrombokinase. बेटे थ्रोम्बोकाइनेस ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे लिखो, रेड पेन से लिखो एक स्टार डाल के पॉइंट. फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस occurs as a result of cascade of reactions. कैस्केड होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. मैम occurs as a result of cascade of CASCADE, cascade of many reactions which require different clotting factors. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए. थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिवेट्स हेपेरिन. हेपेरिन होती है ब्लड एंटीकोएगुलेंट. अब तो कोएगुलेशन करनी है, क्लॉटिंग करनी है, तो एंटीकोएगुलेंट को तो इनएक्टिवेट करना होगा. थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिवेट्स हेपेरिन, HEPARIN. ब्रैकेट में लिख लो एंटीकोएगुलेंट. हेपेरिन के बाद ब्रैकेट में एंटीकोएगुलेंट. And catalyzes conversion of prothrombin into active thrombin. And catalyzes conversion of prothrombin
into active thrombin. नेक्स्ट पॉइंट है थ्रोम्बिन पॉलीमराइजेस फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन ऐसे छोटे छोटे से ओवल से यूनिट्स है, इनको साथ जोड़ के लंबे लंबे थ्रेड्स बना देगा. फिब्रिनोजन पॉलीमराइजेस मैम थ्रोम्बिन पॉलीमराइजेस और फिब्रिनोजन. थ्रोम्बिन पॉलीमराइजेस फिब्रिनोजन. थ्रोम्बिन polymerizes fibrinogen into long threads of fibrin. Which forms a dense network over injured region. Which forms a dense network over injured region that traps dead RBCs, WBCs, etc. That traps dead RBCs, WBCs, platelets, etc. The fibrous network along with dead blood cells. The fibrous network along with dead blood cells is called as clot, C-L-O-T. Clot that seals the wounded area. That seals the wounded area. ठीक है. और लास्ट में ये तो हो गया ब्लड क्लॉटिंग, और लास्ट में लिखना 13 clotting factors are required. 13 clotting factors are required for blood clotting. ठीक है, तो 13 फैक्टर्स चाहिए जो कौन सिक्रीट करता है, प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं. एक बार ये पढ़ो, समझ में आया आपको कि नहीं आया. और मैं अगर आपको 2 मिनट रुकोगे, आप इतनी देर पढ़ो, मैं देखूं जरा अगर मेरे पास एनिमेशन है इसकी तो. चलो लाओ मैं आपको ये दिखाऊं जरा. ठीक है, दोबारा से हम बात करते हैं कि इंजर्ड एरिया में, देखो ध्यान से देखो, इंजर्ड एरिया में एक फाइब्रस सा क्लॉट बनता है. ठीक है, उसमें क्या है, फिब्रिन अलोंग विद डेड ब्लड कॉर्पसेल. जो फिब्रिन है वो क्या है, वो फिब्रिनोजन का पॉलीमर है. फिब्रिनोजन मोनोमर से छोटे छोटे और फिर बना पॉलीमर. ठीक है, तो फिब्रिनोजन से पॉलीमर कैसे बना, थ्रोम्बिन ने बनाया. थ्रोम्बिन कहां से आया, ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था प्रोथ्रोम्बिन. ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन. सो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस. अब थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कहां से आया, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम ब्लड प्लेटलेट्स ने बनाया with the help of 13 clotting factors. Is it right? तो जब इंजरी हुई
तो वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने सील किया, टेम्परेरी सील किया, प्लेटलेट्स ने तो कुछ टाइम बाद मर जाना, तो फिर दोबारा से ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो रोकने के लिए क्या किया कि ब्लड प्लेटलेट्स ने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स सिक्रीट किए। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स ने डिफरेंट कैस्केड ऑफ रिएक्शंस किए, जिससे थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम बना। उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाया, और फिब्रिन ने इंजर्ड टिश्यू को बिल्कुल पक्का सील कर दिया और उसके ऊपर क्लॉट बना दिया, और धीरे धीरे उसको बना दिया, धीरे धीरे नीचे से रीजेनरेशन हो रही है। जब वो ब्लड वेसल, जब वो स्किन पूरी तरह रीजनरेट हो जाती है, तो क्लॉट जो है वो खत्म हो जाता है, क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है या उतर जाता है। इज इट ओके? ठीक है। सो दिस इज अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। देखो, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो वो मुझे बताओ। आज हम यहाँ तक करेंगे, बट सी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी पॉइंट,